इस दुनिया में 300 रामायण है, उससे भी ज्यादा रामायण। नारी शोषित है, नारी दबी हुई है, नारी पर्दे के पीछे है। सती प्रथा की बात ले हम कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो गई तो उनको भी उसी चिता में जलना होता था कि भाई जिहाद होना है। आप कौन सी चॉइस की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन है? या तो वो उनके हरम में चली जाए, जिससे हमारे दिमाग की जो ये दरवाजे हैं जो बिल्कुल खुले हुए हैं, वो दरवाजे बंद होते जाए। मेरठ पूरे भारतीय महाद्वीप की एकमात्र ऐसी जगह है जो दोनों महाकाव्यों से जुड़ी हुई है। एकमात्र ऐसी जगह, विल्वेश्वर महादेव मंदिर। कहा जाता है कि अगर हम अपने इतिहास को जान लें तो अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आपके इतिहास की नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाने वाली हैं। शायद कुछ आपको ऐसा भी पता लगेगा जो आज से पहले आप जानते ही नहीं थे, क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव अग्रवाल और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे बातें करेंगी, आपको समझाएंगी हिस्ट्री का महत्व और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं मैम का। मैम, वेलकम टू बातचीत पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को एक छोटा सा इंट्रो दे दें कि हम किस किस टॉपिक पे आज बात करेंगे और क्या क्या वो सीख सकते हैं। हम सनातन इतिहास पर बात करेंगे जी। आज नारी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस है, तो मुझे लगता है हम महिलाओं को लेकर शुरू करते हैं। इससे अच्छा टॉपिक तो नहीं हो सकता है। मैम, आपने महिलाओं की बात करी और जैसे मैम ने बताया आज महिला दिवस है, तो सबसे पहले तो मैम महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। महिला ना हो तो शायद कुछ भी ना हो। ये लगता है कि महिला कुछ नहीं करती, बट एक्चुअल में जब महिला कुछ नहीं करती तो बहुत फर्क पड़ता। तो मैम, हम बात करते हैं हिस्ट्री में आजादी से पहले महिलाओं को बहुत ज्यादा शोषित किया गया या उनको बहुत ज्यादा दबाया गया, चाहे वो पुरानी प्रथाओं को लेके हो या फिर कुछ अपनी सहूलियत से नई चीजें बना दी गई, नई प्रथाएं उन पर थोप दी गई। तो आप आजादी से पहले महिलाओं का जीवन कैसा था उस पर थोड़ी रोशनी डालिए ताकि लोग समझ सकें कैसी थी आजादी से पहले महिलाओं की जिंदगी। देखिए, एक चीज तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके नैरेटिव से मैं अलग हूँ इस मामले में कि अगर हम सनातन इतिहास या भारतीय इतिहास की बात करना शुरू करें तो यहाँ पर पुरुष और महिला अलग अलग नहीं हो सकते। जी। ठीक है। जी। अब आप बार बार हमें कहा जाता है नारी तो अबला है, नारी शोषित है, नारी दबी हुई है, नारी पर्दे के पीछे है। भारतीय सनातन परंपरा में आप मुझे बताइए, आप जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूंगी। आपने कितनी देवी, अभी नवरात्रे आने जा रहे हैं, हाँ जी, कितनी ऐसी देवी हैं जो आपने पर्दे में देखी हैं, जो घूंघट के साथ देखी हैं? मुझे नहीं है याद, एक भी या दो भी, मतलब नहीं है याद। सब ओपनली पूरे दर्शन होते हैं माँ के, चाहे घूंघट वगैरह कोई ऐसा होता नहीं है, कोई बैरियर नहीं है ऐसा। कोई बैरियर नहीं है। जवाब आप दे रहे हैं, मैंने तो नहीं दिया। जी जी जी। अगर नहीं है तो जो सबसे बड़ी आपकी पूजनिया है, जिन्हें आपने माँ का नाम दिया, माँ का दर्जा दिया, वो तो पर्दे में नहीं है। जी। तो फिर इतिहास में आपने ये नैरेटिव कैसे बना लिया कि जो नारी है वो अबला है? बट मैम, हमने जैसे सुना है हमारे बुजुर्गों से या हमने पढ़ा है कि महिलाओं के साथ जैसे सती प्रथा की बात ले लें हम कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो गई तो उनको भी उसी चिता में जलना होता था। ये हमने हिस्ट्री में ही पढ़ा है। तो इस टाइप की प्रथाओं के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये वो समय है, जिस समय की आप बात कर रहे हैं ना, ये वो समय है जबकि हमारे ऊपर आक्रमण होने आरंभ हो गए थे। जी। वो समय है जबकि सनातन अपने वैभव पर कहीं ना कहीं नीचे आ चुका था थोड़ा सा, और सनातन अपने वैभव में जब थोड़ा सा पतन काल आया तो इसका पीछे कारण थे कि हमारे ऊपर आक्रमण होने आरंभ हो गए थे। जी। मुस्लिम आक्रमण का काल का समय है, इसके बाद यूरोपियन आक्रमण का काल है। जी। ये जो सती प्रथा और ये सारे एस्पेक्ट जब देख रहे हैं आप उस स्त्री के पास ऑप्शन बताइए जहां पर आपको केवल एक ही चीज के लिए ले जाया जा रहा है कि भाई जिहाद होना है। ओके। वो स्त्री जहां पर पुरुषों के बीच में के साथ जिहाद की बात हो रही है, वो अपना अस्तित्व कैसे बचाएगी? तो ये बाय चॉइस होता था?
ये आप बाय चॉइस, तो आपके पास ऑप्शन, आप कौन सी चॉइस की बात कर रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है? अगर आपके पति हार गए हैं, एक सैनिक हार गया है, एक पिता हार गया है, या परिवार का पुरुष हार गया है जी, जिसको जिहाद के नाम पर मारा गया हो, जी, क्या उसके पास ऑप्शन है? हाँ, सही बात है। नहीं, वो क्या करेगी? कि या तो उनको आत्मसमर्पण करे दूसरे व्यक्तियों को, नहीं, या आत्मसमर्पण नहीं, या तो वो उनके हरम में चली जाए, जी वही, ठीक है, हाँ, और वो फिर उसके बाद जिल्लत की जिंदगी जिए। जीते रहे, या फिर वो उनके बाजारों में जाकर बिकने के लिए खड़ी हो जाए। आप मुझे बताइए, या उससे कहीं ज्यादा बेटर है कि आप जौहर कर लें या आप सती हो जाएं? आप मुझे खुद बताइए, एक नारी क्या करेगी? हाँ मैम, ये बात तो इस पर्सपेक्टिव से मैंने कभी सोचा नहीं। सोचिए, मैं यही, जब वातावरण बदल रहा है, नैनो हिस्ट्री लिखी जा रही है, नैनो हिस्ट्री को आपके सामने लाया जा रहा है, तो इस नैनो हिस्ट्री में सोचिए, हजारों साल पुरानी आपकी देवी पूजा परंपरा है, जी, उसमें आपको देवी कहीं घूंघट में नहीं दिखाई दे रही हैं। जी, 27 ब्रह्मवादिनी नारी आपको दिखाई दे रही हैं जी, ऋग्वेद में। जी, उसके बाद आपको जब ऋग्वेद में ही आप बात करते हैं, तो आपको विश्वला नाम की एक महिला योद्धा दिखाई दे रही हैं। सिनौली के एक्सकेवेशन में आपको एक महिला, उन्हें राजकुमारी कह दीजिए, वॉरियर कह दीजिए, योद्धा कह दीजिए, उनकी वहां पर आपको मम्मी दिखाई दे रही है। जी। तो फिर ये सती कहाँ से आ गई? कुछ तो नैरेटिव चेंज हो रहा है ना। तो बेसिकली हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया गया ताकि बिल्कुल हम ठीक। समझे ही गलत। जिससे हम समझे ही गलत, जिससे हमारे दिमाग की जो ये दरवाजे हैं जो बिल्कुल खुले हुए हैं, वो दरवाजे बंद होते जाएं, और बंद होकर हम किस चश्मे से देखना शुरू करें? उस चश्मे से, वो चश्मा जो वहां का नैरेटिव है, मध्य एशिया का नैरेटिव है, वो नैरेटिव जो कि यूरोप का नैरेटिव है, उस नैरेटिव से हम देखना शुरू करें। और शायद उनकी प्लानिंग कामयाब भी हो गई। बहुत ज्यादा। हमारा इंडिया उसी ओर है, हर कोई अपनी कल्चर को छोड़ के शायद वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट कर रहा है, जो कि गलत है। गलत और सही जब हम करना शुरू करते हैं, मैं ये नहीं कह रही सब कुछ वेस्ट में गलत है, लेकिन मैं यहाँ इस बात को भी कहूंगी कि सब कुछ वहां भी ठीक नहीं है। हाँ, सही बात है मैम, सही बात। अच्छा मैम, आपने महिलाओं के बारे में जो जिस नज़रिए से बताया, वो नज़रिया बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैम, हम सनातन धर्म की अगर बात करते हैं तो सनातन धर्म में भी कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो एज अ ह्यूमन मैं भी सोचूं तो बड़ी अजीब सी लगती है। जैसे कि हमारे रामायण में ले लो कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी केवल एक व्यक्ति के कहने पे। क्या वो व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट था? अब कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है कि ऐसा कोई किस्सा है ही नहीं, ये किस्सा बनाया गया। तो इसके पीछे क्या फैक्ट है और क्या मिथ है, ये बताइए आप। एक चीज तो मैं यहाँ सबसे पहले कहना चाहूंगी, आप कौन सी वाली रामायण की बात कर रहे हैं? मैं फिर बात शुरू करती हूँ। मैम, वाल्मीकि रामायण। इस दुनिया में 300 रामायण है, उससे भी ज्यादा रामायण। ओके। और सब में अलग अलग वर्जन होंगे? सब में जो मूल कहानी है वो एक है, लेकिन बाकी वर्जन चेंज होते जाते हैं। आपको पता था? नहीं, मेरे को इससे पहले ये चीज नहीं पता थी, और मुझे लगता है आपको भी नहीं पता होगी। वाल्मीकि कृत रामायण को पुराना माना जाता है, काफी पुराना माना जाता है, लेकिन ऐसे कहते हैं उससे पहले भी 2 रामायण थी। अच्छा। और इसका फिर धीरे धीरे वाल्मीकि जी ने, जो महर्षि वाल्मीकि हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि खाली वाल्मीकि नहीं, महर्षि हाँ, वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, सही बात। अब महर्षि कौन? महर्षि हैं जो, मतलब सुपरलेटिव डिग्री पहुंच चुके, ऋषि नहीं है वो, महर्षि है वो। उन्होंने इसको लिखा है। और कौन सी रामायण को लिखा है? राम अयन, राम के गमन की यात्रा का वर्णन किया। राम नाम का एक व्यक्ति है जो गमन कर रहा है उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर, वो रामायण है, जिसको बाद में आगे चलकर तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी का आधार बनाया। ये तो अकबर की कालीन है जो आप रामचरितमानस पढ़ते हैं। वही हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा, हिस्ट्री को तोड़ा मरोड़ा, हमें कुछ और दिखाया, हमें कुछ और दिखा दिया। अब मेरे को इस बात पे बड़ा शक सा हो रहा है कि हमें पहले वाली पढ़ाई पे यकीन करना चाहिए या हमें दोबारा से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री हमसे ही छुपाई गई उसके कुछ प्रमाण कुछ बताते हैं, कोई कुछ कहानी बताते हैं, और एक्चुअल में देखा जाए मोटा मोटा तो हमसे हमारी हिस्ट्री को छुपाया गया। और उसी के पर्दे को फाश करने के लिए आज मैम हमारे साथ हैं। देखते हैं कि हम इस जर्नी में कहाँ तक पहुंचते हैं। मैम, हम
हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में काफी हमारे मेरठ का भी नाम है। बहुत। मेरठ की हिस्ट्री कहीं भी छुपाई नहीं छुपती, बट आज के दौर में उसको ऑटोमेटिकली छुपा दिया गया है कि मेरठ को एक बदनाम सिटी के उसमें बदमाशी और इन सब में देखा जाता है। तो आप मेरठ की हिस्ट्री पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे ताकि लोगों का एक पर्सपेक्टिव बदले मेरठ को लेके? मेरठ पूरे भारतीय महाद्वीप की एकमात्र ऐसी जगह है जो दोनों महाकाव्यों से जुड़ी हुई है, एकमात्र ऐसी जगह अच्छा। जो रामायण से भी जुड़ी हुई है और महाभारत से भी जुड़ी हुई है। ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है पूरे भारत में नहीं, पूरे भारतीय महाद्वीप में। अच्छा, आपकी इंपॉर्टेंस तो ये है। मैम कैसे ये कनेक्ट है, आप थोड़ा ये भी बताइए, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है ये बात सुनने में। जब आप चलिए रामायण से शुरू करते हैं। रामायण से बताइए आप कैसे जुड़ी हुई है? मंदोदरी। विल्वेश्वर महादेव मंदिर। ओके। विल्वेश्वर महादेव मंदिर। आपका जो मेरठ है वो है मय राष्ट्र। मय दानव जो थे उन्होंने इसको बसाया था। उनकी पुत्री थी मंदोदरी, और मंदोदरी जो स्वयं अपने आप में, जिनको सती मंदोदरी भी कहा जाता है, उनका विवाह हुआ था रावण के साथ। ओके, ठीक। जो उनकी पटरानी का दर्जा दिया गया है वो मंदोदरी को दिया गया है। ये रामायण पक्ष है। ठीक है। विल्वेश्वर महादेव मंदिर आपका उसी का एक प्रमाण माना जाता है। ओके। ये ओरल हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक। अब अगर मैं इसी को आर्कियोलॉजिकल उसमें चले जाऊं कि मेरठ में आर्कियोलॉजिकल क्या है, आपका आलमगीरपुर जो हमारा आईबीसी सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन है उसका सबसे पुराना वो आलमगीरपुर है। आर्कियोलॉजी भी है मेरठ के पास, और मेरठ के पास ओरल हिस्ट्री भी है। और उसके बावजूद भी मेरठ को नहीं, तो वो तो नैरेटिव, फिर वही वाली बात। भाई नैरेटिव आप बनाएंगे, आप जैसे लोग, फिर आप मुझे बताइए क्यों नहीं इस प्रोस्पेक्ट को साथ में लेकर आते, क्यों नहीं आप पूरा बताते कि मेरठ वो जगह है जो प्राचीनतम इतिहास जो है ओरल हिस्ट्री के रूप में प्लस आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री के रूप में हमको ये प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगर प्रमाण प्राप्त है तो फिर कुछ ना कुछ तो जरूर रहा। हाँ, सही बात है मैम, सही बात है। अच्छा मैम, महाभारत से तो अपना हस्तिनापुर, बिल्कुल, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो कुछ हो ही नहीं सकता। बीबी लाल सर को जिस चीज में इतना बड़ा पुरस्कार दिया गया, उनको इतना वो दिया गया, उसका पूरा क्रेडिट ही हस्तिनापुर को जाता है और पूरा क्रेडिट ही महाभारत को जाता है। तो मेरठ एक ऐसा शहर है जो दोनों महाकाव्यों से जुड़ा हुआ है, बहुत प्रामाणिक तरीके से जुड़ा हुआ है। अब ये तो मेरठ वालों की वो देखना पड़ेगा कि वो उसको कितने गौरव के साथ अपने इतिहास को संजोकर लेकर जाते हैं, कितने गौरव के साथ इसको अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते हैं। मैम वही आपकी बात जो मुझे स्टार्टिंग में बड़ी सही लगी थी कि लैक ऑफ नॉलेज, हमें खुद के बारे में ही नहीं पता। हाँ, तो हम क्या ही अपने आप को बनाएंगे, क्या ही आपको बताएंगे जब हमें अपनी शक्तियों के बारे में ही नहीं पता। सही बात है मैम। अच्छा मैम, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ने से पहले तो आपका इस विषय में रुझान कैसे आया, मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि मैं हिस्ट्री की ओर जाऊंगी? ये कुछ मैं कहूंगी प्रभु की कृपा है सिर्फ, वरना हिस्ट्री से मेरा कुछ भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है था। लेकिन कुछ प्रभु की कृपा हुई और मैंने साइंस साइड छोड़कर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बीए और एमए किया। दोनों ही बिल्कुल विपरीत, कहाँ साइंस और कहाँ हिस्ट्री। कुछ ईश्वर ने शायद मेरे लिए कुछ लिख कर रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं इस फील्ड में आई। और गिरमिटिया जो इतिहास है हमारा, उस पर मैं पिछले 22 साल से लगी हुई हूँ। 22 साल से अपने देश के इतिहास को लोगों के सामने विदेश में जाकर और वापस देश की तरफ वापस लौटो घर वापसी नहीं, उस घर वापसी में मैं अगर ये कहूँ, दो चीजें हैं। देखिए, हमें प्रैक्टिकल होकर बात करना पड़ेगा जी। कैसे बात करना पड़ेगा प्रैक्टिकल होकर? अगर मैं कहूँ कि एक मॉरिशस के व्यक्ति से कि तुम भारत के व्यक्ति हो, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता जो नेशनलिटी है अब वो मॉरिशस की है जी। वो अब इंडियन सिटीजन नहीं है। तो राजनीतिक रूप से जब हम बात करेंगे तो हम नहीं बात कर सकते। भाषा के रूप में बात करूं तो औपनिवेशिक प्रभाव के कारण वो भाषा भी ओवरलैप हो चुकी है, अब वो अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं जी। तो मैं कैसे जोड़ूं उन्हें? सही बात है। एक चीज है संस्कृति, कल्चर। भारत अगर सनातन है ना, वो इतिहास में राजनीतिक पक्ष की वजह से नहीं है। वो जो मैं अगर 5000 साल पुरानी बात कर रही हूं ना, मैं अगर रामायण और महाभारत की बात कर रही हूं, तो वो संस्कृति में है। करेक्ट, सही बात।
बिल्कुल सही बात है। सभ्यता समाप्त हो जाएगी, हाँ, संस्कृति नहीं। संस्कृति नहीं समाप्त हो सकती। और हमें इस बात का गौरव है, पर्सनली मुझे गौरव है कि इस देश के लोग इस गौरव को पिछले 8,000 साल, 9,000 साल, 10,000 साल से बहुत छोटी छोटी चीजों को अपने साथ लेकर आए हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, हमें आर्कियोलॉजिकल उसमें जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो हमें चूल्हा मिलता है आईवीसी में, उस समय 3,000 साल पहले। हम चूल्हा आज भी यूज करते हैं। सही बात है। और पता नहीं आगे कितने सालों तक होगा, करते रहेंगे। सही बात है। क्योंकि हमें ये छोटी 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 जो इंटेंजिबल हेरिटेज की चीजें हैं ना, वो भारतीयों के खून में है। हम अगर सुशी खाना पसंद करते हैं तो एक बार हम मट्ठा और चूल्हे की रोटी भी खाना पसंद करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारे खून में है, हमारे जेनेटिक्स में है। और जिस दिन तक ये रहेगा, जिस पीढ़ी तक ये रहेगा, भारत सतत रहेगा और अपनी संस्कृति से जुड़ा रहेगा, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहेगा, बाकी कुछ भी होता रहे। अच्छा मैम, जब आपने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की तो कुछ ऐसे मिथ भी आपके सामने आए होंगे कि पहले, जैसे अभी मेरे को हिस्ट्री के बारे में कुछ और चीजें ही पता है, बट जब मैं आपसे बात करूंगा और डीप में या फिर मैं किताबें पढ़ूंगा तो मेरे को और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो आपको कौन कौन सी ऐसी मिथ पहले बताई गई थी और पढ़ने के बाद वो दूर हो गई, वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए ताकि इनकी भी हो जाए। मैं सबसे पहले तो कहूंगी, हमारे यहाँ बार बार कहा पुरुष स्त्री समान नहीं होते हैं। ये घोट घोट के मुझे बताया गया, नहीं पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। जब मैंने इतिहास को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक बहुत बड़ी चीज समझ में आई, हमारी पूजा पद्धति। पूजा पद्धति जब मेरे को समझ में आना शुरू किया, स्पेशली मैंने जब अपने कल्चर के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में धार्मिक विश्वास को पढ़ना शुरू किया, तब वहां पर मुझे पता लगा कि पुरुष तो अकेले बैठकर पूजा कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, बिना नारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। महिला अकेले बैठकर पूजा नहीं कर सकती हैं। पूजा की जितने भी संस्कार हैं या जितनी भी पद्धतियां हैं, उसमें पुरुष और स्त्री दोनों साथ मिलकर चलेंगे, तब वो सफल होगा। कितनी खूबसूरत बात है ये। तो ये तो थ्योरी ऑफ को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व का सिद्धांत हुआ। ये तो पुरुष सुपीरियर नहीं हुआ और नारी इंफीरियर नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और दिखाया इस तरीके से गया हमेशा। हाँ, हमारे दिमाग में बार बार इसी बात को कहा गया कि नहीं, पुरुष सुपीरियर है, वो श्रेष्ठ है। पुरुष ने कब कहा मैं श्रेष्ठ हूं, बताइए। सही बात है मैम। आप वेद, उपवेद, ऋचाएं, पुराण, उपनिषद, वेदांग कहीं लिखकर बताइए जहां पुरुष कह रहा है मैं श्रेष्ठ हूं और स्त्री मुझसे पीछे नहीं कह रहे हैं। वो तो माँ के रूप में उसकी उपासना करेंगे। सही बात है मैम। देवी के रूप में उपासना करेंगे। वो बार बार उपासना कर रहे हैं। अगर वो श्रेष्ठ है तो फिर तो केवल त्रिदेव की रचना, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ वही चला देते। हाँ, सही बात है मैम। देवी रचना की तो आवश्यकता ही नहीं थी। और अगर आवश्यकता नहीं है या आवश्यकता क्यों जरूरत पड़ रही है, जब हम देवी स्तुति पढ़ते हैं तो वो त्रिदेव जब राक्षसों का संहार करने जा रहे हैं, वो त्रिदेव स्वयं ही संहार क्यों नहीं कर देते हैं? हाँ, उसमें महिला की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों देवियों की जरूरत पड़ी, क्यों देवी की आवश्यकता है? देवी महात्म्य में इसी पर मार्कंडेय पुराण का जो देवी महात्म्य है, देवी स्तुति है, उन सारी चीजों में देव स्वयं ही क्यों नहीं कर दे रहे हैं? वो तो स्वयं सक्षम है। सही बात है मैम। ब्रह्मा विष्णु महेश अजन्मा है, देवों के देव हैं, आदि देव हैं। वो खुद जाकर क्यों नहीं संहार कर दे रहे हैं? क्यों देवी की उपासना कर रहे हैं कि देवी आप आइए, आप करिए? लगता है शायद कि ये एक गलत फहमी है कि हम ज्यादा सुपीरियर, या मतलब लड़के ज्यादा सुपीरियर या लड़कियां ज्यादा सुपीरियर। शायद किसी के भी बिना कोई भी सुपीरियर नहीं है, और अगर साथ में रहे तो सभी सुपीरियर हैं। साथ में रहे तो देखिए, साथ में रहेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक पूरी ऐसी सोसाइटी बनाइए जिसमें सिर्फ पुरुष शामिल हो, या फिर एक ऐसी सोसाइटी बनाइए जिसमें सिर्फ महिलाएं शामिल हो, पॉसिबल है कि संतति उत्पन्न हो जाए? वो चीजें वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएंगी। और किसी भी ऐसे समाज में जहां पर आप अगली पीढ़ी को कुछ नहीं दे रहे हैं, अगली पीढ़ी ही नहीं आ रही है, वो समाज फिर आगे नहीं बढ़ सकता, विकसित नहीं होता। वो समाज तो फिर नीचे डाउन, जो उसका ग्रोथ है वो नेगेटिव की तरफ बढ़ती चली जाएगी। वो समाज या वो संस्कृति फिर आगे किसी भी सूरत में नहीं बढ़ सकती है। और इसी चीज से मुझे एक चीज भी समझ में आती है कि जैसे हम बचपन में थे तो हमारे घर वाले भी भगवान का अगर नाम लेते थे तो सीताराम, राधा कृष्ण,
तो कहाँ महिलाओं को पीछे दिखाया गया? कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी वो नहीं। नैरेटिव ही ऐसा सेट कर दिया गया कि महिलाएं पीछे हैं, पिछड़ी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों बचाओ बेटी? बेटी बची हुई है, वो बची रहेंगी और वो सशक्त हैं। बस थोड़ा सा जो हमारा बीच का काल आया है, जब हमारे ऊपर प्रहार होना आरंभ हुआ, वो काल जरूर था कि हमें पूरे जब समाज का पतन हो रहा था, उसमें नारी का भी पतन हुआ, उसमें नारी को भी पर्दे के पीछे ले जाया गया। लेकिन विश्वास मानिए वो उनकी सुरक्षा के लिए किया गया था, उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता को बचाने के लिए किया गया था, न कि ये कह देने से कि नारी तुमको हम उठाकर बंद कर रहे हैं। ये उनके संरक्षण का काल है। समाज ने उनका संरक्षण किया, इस संस्कृति ने उनका संरक्षण किया, जिससे वो बची रहें और फिर से अपने गौरव के साथ आगे बढ़कर इस समाज को पथ प्रदर्शित करती रहे। अगर नहीं होता तो रामायण और महाभारत और बाकी जितने भी हमारी ऋचाएं हैं वो भी समाप्त हो गई होती अब तक। सही बात है मैम। हम देव उपासना के साथ साथ माँ की पूजा 2 नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रि साल में 4 बार सिर्फ और सिर्फ हम माँ की उपासना नहीं कर रहे होते। ये सारी चीजें फिर इतिहास कहीं ना कहीं अपने साथ दबा देता, अगर पुरुष प्रधान ही सब कुछ हो गया होता तो। सही बात है। और ये शायद उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जवाब है जो इस चीज को एज अ विक्टिम यूज करते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। किसी को किसी के मतलब डरने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई कंपटीशन है। ये वो वाली बात है कि मेरे में 50% एफर्ट है, 50% आप में मिलके 100 होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो मिलकर एक पूर्ण बनेगा। हाँ। और सही देखिए तो मैं फिर वापस सनातन की तरफ दौड़ूंगी, इसीलिए अर्धनारीश्वर है। करेक्ट मैम। वो भी स्वयं में पूर्ण नहीं है। जब वो आधा पुरुष आधा स्त्री, वो जब अर्धनारीश्वर की संकल्पना ने जन्म लिया, तब एक पूर्ण जगत का निर्माण हुआ। यही पूर्ण है, यही पूर्ण है, इसी ही पूर्णता कहते हैं। अच्छा मैम, आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आप हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हो और आप आज के दौर को भी देख रही हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या बदलाव होने चाहिए ताकि स्टूडेंट को सच्चाई सामने आए उसके, और वो घपलत में ना रहे या एक झूठे दिलासे में ना रहे कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था? देखिए, इस चीज में मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे पाठ्यक्रमों में आजकल नैनो हिस्ट्री को जो हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। नैनो इतिहास मतलब एक गांव जो है वहां का भी एक इतिहास है, एक गली जो है उसका भी एक इतिहास है। इतिहास में जब इस पक्ष को शामिल किया गया है जब से, तो ये इतिहास को संपूर्णता की तरफ ले जाने का एक प्रयास है। कैसे प्रयास है कि आप उसमें जो दबे हुए इतिहास की चीजें हैं उनको उजागर कर रहे हैं, उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहे हैं। जैसे अब पाठ्यक्रमों में मेरठ के इतिहास को शामिल किया गया है, ये नैनो हिस्ट्री के अंतर्गत हुआ है। और ये पक्ष जब तक रहेगा तब तक इतिहास के वास्तविक पक्ष हमारे सामने आते ही आते रहेंगे। उससे भी बड़ी बात, ये जो आज का सोशल मीडिया है जी, इस सोशल मीडिया में कल को शायद हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन हम अगली पीढ़ी को एक ऐसा आउटपुट देकर जा रहे हैं जहां पर कल कोई अगर आएगा तो उन्हें दोबारा से बरगलाने की कोशिश करेगा। तो ये जो तथ्य के रूप में हम चीजें छोड़कर जा रहे हैं, आप पुस्तकों को समाप्त कर सकते हैं, कल को लाइब्रेरी जलाई जा सकती है, सब कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया छोड़कर जा रहा है ना, ये शायद अगले 100 साल तक उनका मार्गदर्शन करेगा। सही बात है। कल किसने देखा है नहीं पता, कल इतिहास कहां होगा नहीं पता, कल कोई किताबें रहेंगी नहीं पता, इतिहास के पृष्ठों को फिर कितना तोड़ा मोड़ा जाएगा नहीं पता। लेकिन एक आवाज अगर सशक्त माध्यम से किसी तथ्य को रख कर जाएगी, वो आवाज रहेगी जरूर। आज की नारियों का भी पर्सपेक्टिव काफी, सोच काफी बदल गई है, सोचने का तरीका काफी बदल गया है और एक नए शब्द ने जन्म लिया है, फेमिनिस्ट। आप उस शब्द को कैसे व्याख्या करती हैं आप? क्योंकि आपसे पूछना ही मेरे लिए इसलिए सही है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा है, सब कुछ देखा है, हिस्ट्री में जाके देखा है, तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता इसका जवाब कोई दे पाएगा। मैं फिर
क्यों फेमिनिज्म की बात करनी है और क्यों एक्चुअली मैम इसके पीछे का तात्पर्य ये है कि मैं भी देखता हूँ कई महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी होती है, बट कई महिलाओं को इंडिपेंडेंसी के नाम पर वेस्टर्न कल्चर को अपनाने का ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है और वो फिर फेमिनिस्ट एक शब्द का यूज करती हैं। मेरे अकॉर्डिंग फेमिनिस्ट वो है जो अपने परिवार को संभाल सकती है, जिसमें इतनी हिम्मत है, वो किसी भी परिस्थिति में शक्ति की तरह खड़ी रह सकती है, अपने परिवार को संभाल सकती है, अगर वो बाहर भी कुछ काम कर सकती है तो उसमें भी संपूर्ण रहे। बट मॉडर्निटी के नाम पे न्यूडिटी को फेमिनिज्म का नाम दिया जा रहा है आज के दौर पे, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अति हर चीज की बुरी होती है जी। ये महिलाएं या इससे आज की महिला तो है, मैं आज से 25-30 साल पुरानी महिला की बात करते हैं। वो महिलाएं जो संघर्ष कर रही थी, वो महिलाओं के संघर्ष का काल था। आज की महिला को तो सब कुछ प्राप्त है। वो जो संघर्ष का काल था, जिन्होंने संघर्ष किया है यहां तक पहुंचने के लिए, अगर उनके प्रोस्पेक्ट में आप फेमिनिज्म की बात करें तो मुझको समझ में आती है। हाँ, बट आज के दौर में तो आज के दौर की जो बच्चियां हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है वो ओवर हो रही हैं। हाँ, ये जो अधिकार होना चाहिए, दुराधिकार नहीं होना चाहिए। सही बात है मैम, सही बात है। आप अधिकार को अपने जीवन को सशक्तिकरण के लिए प्रयोग करेंगे तो वो आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, आपको घर का, समाज का, सबका संरक्षण प्राप्त होगा। आप अगर सोचेंगे उच्छृंखल बनकर आप ये करना चाहेंगे तो देखिए प्रकृति भी आपके विरुद्ध जाएगी। फिर सही बात है मैम। फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रकृति ही आपके विरुद्ध चली जाएगी और आपको इस बात का एहसास बहुत देर से होगा। ये सवाल मैंने जानबूझ के पूछा है। मुझे लग रहा, मुझे पता है कई लोगों को इसको बड़ा अजीब सा भी लगेगा कि ये बड़ा फेमिनिज्म को पॉइंट आउट कर रहा है, बट फेमिनिज्म शब्द बुरा नहीं है, बट उसका मतलब गलत समझ लिया गया है। फेमिनिज्म का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को समझना, एक महिला समझे। अब पुरुष के लिए ऐसा कोई मैनिज्म तो है नहीं। तो जिन्होंने भी ये आज की जनरेशन को है, स्पेशली जेनजीज के लिए है कि जिन्होंने इसका गलत मतलब समझ लिया है, अपने घर वालों से लड़ना या फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी बोल देना, तो उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। नहीं तो ये फेमिनिज्म शब्द ही आपको डुबा भी सकता है। मैम, आपने बहुत कुछ बताया हमारी ऑडियंस को, स्पेशली मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला। स्पेशली वो 300 रामायण, मेरे को पता ही नहीं था 300 रामायण 300 से भी ज्यादा है। 300 से भी ज्यादा। हाँ। किसी ने सुनी भी नहीं होगी। हाँ। और सब में अलग अलग वर्जन है। हाँ। तो जो मूल जो कहानी है वो एक ही है। राम नाम के मतलब जिनको भगवान, जब वाल्मीकि कृत रामायण की बात करते हैं तो वहां राम के नाम के व्यक्ति हैं, वो ही भगवान राम में परिवर्तन। एक व्यक्ति कैसे भगवान में ये जो पूरा वो है ना जर्नी जो है, बाल राम से शुरू हुई और भगवान राम पर समाप्त हुई। सही बात है मैम। उसके बाद लोगों ने अपना ऐड ऑन किया। और बिल्कुल, और दूसरी बात मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगी, मैं राम नाम के बारे में कुछ भी बोल सकती, मैं भगवान राम के बारे में किसी भी प्रकार की मेरी अभी ऐसी औकात ही नहीं हुई है, ऐसी हस्ती ही नहीं हुई है कि मैं भगवान राम के बारे में एक भी शब्द बोल सकूं। आपने बड़ी बारीक चीज पकड़ी है मैम के राम के बारे में। मैं राम, बिल्कुल वो नाम है केवल एक। हाँ, वो एक नाम है। हाँ। लेकिन जब वो भगवान राम बन गए, मेरे स्तुत्य राम बन गए, मैं फिर कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरा इतना प्रभु ने दिया ही नहीं है। इतना आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है कि मुझे उन्होंने ये बोलने का मौका दिया। सही बात है मैम। इसके बाद मेरी सीमाएं खत्म। भगवान जब आप बन जाते हैं तो वो आपकी आराधना जो होती है, वो वाचाल जो आपका क्रम है, जो आपका वाणी का क्रम है, वहां आपकी सीमा समाप्त हो जाती है। करेक्ट। क्या बोलते हैं हम उस पर ही दिख जाता है। उस पर दिख जाता है। तो जैसा कि मैम ने आपको बताया हिस्ट्री के बारे में और बहुत कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा, हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट की ओर हैं। तो मैम से हम जाते जाते एक सवाल और पूछेंगे जो कि आपको बहुत कुछ सिखा के जा सकता है। मैम, जो भी हमें देख रहे हैं इस टाइम, चाहे वो बच्चा हो, मेल हो, फीमेल हो, उन सभी के लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनकी जिंदगी में काम आ सके। ऑल योर्स। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, ये जीवन आपको मिला है, आपका ही है और आप इसे अपने अनुसार ही चलाइए। लेकिन इसमें निर्धारित आपको करना है कि आपको पशु के समान ये जीवन बिताकर जाना है या मनुष्य के समान ये जीवन बिताकर जाना है। इस बात को याद रखिएगा, भारतीय सनातन परंपरा कहती है कि आपको 84 लाख योनि के बाद ये जीवन मिला है। अब मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात का किसी को नहीं पता है। सही बात है मैम। तो सोचिए, क्या उम्र है इसको मत देखिए। आप 12 साल की उम्र में भी ये सोच सकते हैं और 80 साल 82 साल की उम्र में भी ये सोच सकते हैं। लेकिन जिस दिन भी सोचें तो अपना एक लक्ष्य जरूर निर्धारित कीजिए कि आपके जीवन का आधार क्या होना चाहिए। जिस दिन आप सब अपनी आंखें बंद जरूर करेंगे, वो जो आखिरी आंखें बंद हो, तो उस समय ये जरूर आप सोचें कि मैंने अपना ये जो जीवन मुझे मिला था मैं कैसे बिताकर गया या गई। बहुत सुंदर मैम, और मैम ने बहुत कुछ समझाया हमें, ये भी बताया कि हम इतिहास से क्या क्या सीख सकते हैं और अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं। एक जो बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे मैम के इस इंटरव्यू से कि अगर हम अपने सोचने का नज़रिया ही बदल दें तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती नहीं है, हम उसे बना लेते हैं। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है, तो वो ज़रूर करना। और मैम वंस अगेन थैंक्स, आप आए और आपने हमारी ऑडियंस को इतना कुछ बताया। थैंक यू। इसी के साथ मैं गौरव अग्रवाल मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, एक नई कहानी को लेकर, कुछ नई बातों को लेकर जो आपके जीवन में आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद।